नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर के लिए यानी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की निमी असाइनमेंट का सॉल्यूशन हमने पार्ट वाइज स्टार्ट कर रखा है और प्रत्येक वीडियो में हम 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं। एक वीडियो पहले दे चुके हैं, ये इसका पार्ट सेकंड है। आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ITI की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखें। 25 क्वेश्चन पर बात करेंगे, काफ़ी नए क्वेश्चन भी है, बहुत कुछ आपको सिखाएंगे। सभी क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अपने फ्रेंड्स को भी आप इसे शेयर ज़रूर करें और आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल अपने 25 क्वेश्चन हो चुके थे दोस्तों और आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। सवाल नंबर 26 कह रहा है कि उस जनरेटर का नाम बताइए जिसका फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में हो। साधारण सा क्वेश्चन है, शंट जनरेटर होगा। इसकी फील्ड वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न की होती है और आर्मेचर के समांतर में होती है। सीरीज जनरेटर की फील्ड मोटे तार कम टर्न की होती है, आर्मेचर के सीरीज में होती है। कंपाउंड जनरेटर में सीरीज और समांतर दोनों में होती है क्योंकि दो फील्ड होते हैं, और सेपरेटली एक्साइटेड में फील्ड वाइंडिंग के आर्मेचर के साथ कोई संयोजन नहीं होते हैं, वो पृथक रूप से उत्तेजित की जाती है। कंपाउंड जनरेटर में फील्ड दो होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, पोल शू डीसी जनरेटर में सामान्यतः 3 काम के लिए लगाया जाता है, 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला है कि फील्ड क्वाइल्स जो होती है उनको सपोर्ट प्रदान करना ताकि वो नीचे की ओर ना आ जाए। दूसरा होता है एयर गैप की लंबाई को कम करना, रिलक्टेंस कम करना, ताकि फ्लक्स एक समान रूप से वितरित हो सके और हमें मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो सके। अब वैसे तो आपको A, B और डी एक जैसे ऑप्शन लग रहे होंगे, लेकिन हमें डी ऑप्शन की ओर ही जाना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि एयर गैप में फ्लक्स को एक समान रूप से वितरित करना। क्योंकि जब पोल शू लग जाते हैं, आपने देखा होगा, तो वो एक सर्कुलेशन प्राप्त कर देता है, प्रदान कर देता है। डी ऑप्शन की ओर जाना है। फ्लक्स एक समान वितरित करना, चुंबकीय पथ का प्रतिष्ठम कम करना, फील्ड कॉइल को आधार प्रदान करना, ये 3 इसके उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है। देखो, स्प्लिट रिंग हम कम्यूटेटर सेट को ही स्प्लिट रिंग के सेट को ही हम कम्यूटेटर बोलते हैं। और हमारा ये स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर का उद्देश्य होता है जो AC था उसको DC करना, क्योंकि जनरेटर AC हो या DC हो, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है और उसमें हमेशा AC EMF उत्पन्न होता है। उसको बाहरी सर्किट के DC के रूप में लेने के लिए हम स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर का यूज करते हैं। तो अभी हमें B ऑप्शन की ओर जाना है कि धारा को एक समान दिशा में वितरित करना, एकत्रित करना, कोलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शन करना, ये स्प्लिट रिंग का यानी कम्यूटेटर का काम होता है। नेक्स्ट अपना सवाल है, जनरेटर में ब्रश किस धातु के बनते हैं, किस सामग्री के बनते हैं। तो ब्रश कार्बन और ग्रेफाइट के होते हैं। साधारण सा क्वेश्चन है। हाँ, कॉपर का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया, नहीं तो तांबे के भी ब्रश DC में यूज किए जाते हैं। जब उच्च धारा घनत्व हो तो हम कॉपर के ब्रश लगाते हैं, नहीं तो सामान्यतः कार्बन और ग्रेफाइट के ही ब्रश सबसे ज़्यादा हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपना, DC जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देगा। अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने के 4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है जनरेटर की फील्ड में शॉर्ट सर्किट होना। देखो, ये कह रहा है बाहर में लोड में शॉर्ट सर्किट होने से कुछ नहीं होगा, फील्ड में शॉर्ट सर्किट हो जाए तब होगा। जनरेटर बहुत अधिक गर्म, ओवर हीटिंग अगर हो जाती है तो होगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, यदि आपके प्रेरित EMF की दिशा विपरीत हो जाती है तब हो जाता है, और ओवरलोड पर लगातार चलता रहे तब भी होता है। देखो, बाहर में शॉर्ट सर्किट से नहीं होगा। हाँ, बिना लोड के लगातार चल रहा है तो इसमें कुछ संभावनाएं बन सकती है। हालांकि कूलिंग के लिए हम फैन लगा देते हैं, इसलिए मशीन ठंडी भी हो जाती है, पर्याप्त रूप से इसमें रहता है। तो डी ऑप्शन की ओर जाना है, जब रोटेशन की दिशा अचानक बदल जाती है। क्योंकि प्रेरित EMF की ध्रुवता हमेशा इस प्रकार होनी चाहिए। स्व उत्तेजित जनरेटरों के लिए ये एक शर्त होती है। प्रेरित EMF की ध्रुवता सदैव इस प्रकार हो कि वो अवशिष्ट चुंबकत्व का सहयोग करने वाली हो। डी ऑप्शन की ओर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक जनरेटर में योक और पोल फेस के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अपन 2 पोल का एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए ये N है और ये S है और ये बाहरी बॉडी है, तो बीच में यहाँ पर क्या आर्मेचर होती है, आर्मेचर की कोर होती है। N से S की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जब जा रही है तो वो आर्मेचर कोर के माध्यम से ही जाती है। फिर
बॉडी यानी योक के माध्यम से एस से एन की ओर वापस आती है, यानी कि फील्ड पोल, कास्ट आयरन की बॉडी और लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की आर्मेचर कोर, ये सब मिलकर के चुंबकीय परिपथ का निर्माण करते हैं। हमें इसमें बी ऑप्शन की ओर जाना है, आर्मेचर कोर की ओर जाना है। क्वेश्चन अपने 31 में बी ऑप्शन रहेगा, आर्मेचर कोर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में भार बढ़ने पर शंट जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज क्यों घट जाती है। देखिए, भार के साथ शंट जनरेटर में तो इतनी वोल्टेज नहीं घटती है, फिर भी भार बढ़ने पर वोल्टेज घटने के जनरेटर में दो कारण होते हैं, एक आर्मेचर रिएक्शन, दूसरा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, इसमें देखिए आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का कहीं ऑप्शन नहीं दिया, तो हमें ए ऑप्शन की ओर जाना है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। क्योंकि कल हमने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने इस तरह से ग्राफ दिखाया था कि वोल्टेज देखिए एक यहाँ तक घटती है, एक यहाँ तक घटती है, पहले आर्मेचर रिएक्शन के कारण और फिर आर्मेचर प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और दो वजह से वोल्टेज घटती है। ए ऑप्शन करेंगे, आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज कम हो जाती है, क्योंकि बी ऑप्शन तो दिया ही नहीं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लंबी दूरी के वितरण लाइनों में किस प्रकार के जनरेटर का यूज करेंगे। दोस्तों वैसे तो क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि बहुत सारे अपने ये सोचते होंगे कि ट्रांसमिशन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बूस्टर के रूप में हम सीरीज जनरेटर का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो इसने इतना कहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है और हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसके लिए आएगा ओवर कंपाउंड जनरेटर, जिसमें भार बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती हो, ताकि लंबी दूरी के कारण जो वोल्टेज लाइन में ड्रॉप हुए थे वो भार बढ़ने के कारण वोल्टेज बढ़ेगी, तब भी लेवल वोल्टेज के बराबर ही आ पाएगा। तो अभी तो अपने डी ऑप्शन करेंगे, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, क्योंकि लेवल कंपाउंड, अंडर कंपाउंड और ओवर कंपाउंड, ये जो तीन जनरेटर होते हैं ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट अपना 34 नंबर क्वेश्चन है कि जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों वाइंडिंग, मोटर की, ट्रांसफॉर्मर की, इन सब के लिए यदि बात करें तो इंसुलेशन प्रतिरोध 1 मेगा ओम से अधिक होना चाहिए। ऐसा यदि नहीं हो तो इसका मतलब ये माना जाता है कि वाइंडिंग में नमी प्रवेश कर चुकी है और नमी से इंसुलेशन प्रतिरोध कम हो गया, इसलिए उसको हीट दे करके यानी गर्म करके वाइंडिंग में नमी को सुखाया जाता है। अब देखिए गर्म करने के यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन से, कि मशीन को समय समय पर गर्म करना। देखो बिना काम के मशीन को गर्म नहीं कर सकते, लेकिन जब मेंटेनेंस करने के लिए, ओवरहालिंग करने के लिए हम उस सिस्टम का ब्रेकडाउन या शटडाउन लेते हैं, तो उस दौरान हमें उसमें ब्लोअर से हीट या फिर हेलोजन लैंप लगा करके या कार्बन फिलामेंट लैंप लगा करके उसको हीट दे सकते हैं। जब गर्मी देते हैं तो वो नमी दूर हो जाती है, मॉइस्चर और इंसुलेशन प्रतिरोध में इम्प्रूवमेंट आता है। हम प्रैक्टिकली इस तरह की चीज़ें करते हैं, प्लांट में भी होता है। डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में कौन सा जनरेटर ऐसा है जो वोल्टेज बना सकता हो। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बनाता है, पृथक उत्तेजित वाला, हम सब जानते हैं, आपको अच्छे से ये उत्तर आता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आर्क वेल्डिंग के लिए डीसी जनरेटर। देखो आर्क वेल्डिंग जो होता है इसके लिए हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर काम में लेते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हमें ऐसे जनरेटर की आवश्यकता होती है जहां निम्न विभव और हाई करंट हमें मिलता हो। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की ये विशेषता बताते हैं कि जैसे लोड इस पर बढ़ता है तो लगभग इसकी वोल्टेज घटकर आधे के करीब आ जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन के डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की क्या विशेषता है। तो वेव वाइंडिंग हाई वोल्टेज लो करंट के लिए, लेप वाइंडिंग हाई करंट और लो वोल्टेज के लिए होती है। तो कम धारा उच्च वोल्टेज कर देंगे, अभी अपने सी उत्तर इसका रहेगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब अच्छे से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोधी तार का उद्देश्य क्या है। देखो कम्यूटेटर सेगमेंट के और आर्मेचर कॉइल के बीच में ये देखिए यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ा हुआ है। दोस्तों आपको याद हो कम्यूटेशन नाम का टॉपिक आपने जनरेटर में पढ़ा होगा, जिसमें होता क्या है कि एक कॉइल जो होती है वो शॉर्ट सर्किट होती है। तो शॉर्ट सर्किट होने से पहले और शॉर्ट सर्किट होने के बाद वो जब फिर से एक्टिव होती है और काम करती है तो डायरेक्शन इसमें करंट की अपोजिट होती है। शॉर्ट सर्किट होने से पहले धारा अगर क्लॉकवाइज थी तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद यानी फिर से जब एक्टिव हुई तो डायरेक्शन, जो धारा की डायरेक्शन थी वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई। धारा की दिशा परिवर्तन के कारण, सेल्फ इंडक्शन के कारण उस कॉइल में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसे स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, और ये बहुत हाई होने के कारण विरोध करती है। इसके लिए क्या रहता है,
धारा के मान में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। ये फॉर्मूला होता है प्रेरित ईएमएफ का। ये ईएमएफ जितना ज़्यादा होता है तो कम्यूटेशन उतना ही रफ कम्यूटेशन मानते हैं। अगर ये धीरे धीरे हो तो उसको स्मूथ कम्यूटेशन बोलते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ये ब्रूस जोड़ दिया तो धारा के जो दिशा में परिवर्तन था ना, उस परिवर्तन का समय बढ़ जाता है। जब समय बढ़ेगा तो प्रेरित ईएमएफ वोल्टेज कम हो जाएगी और कम्यूटेशन में सुधार आएगा। यानी इसके लिए अपना क्या होगा कि जो जीरो स्टैटिक ईएमएफ था, नो लोड पे जो स्टैटिक ईएमएफ था, उस ईएमएफ को इसका टाइम वृद्धि करना या न्यूमेरिकल न्यूट्रलाइज करना। तो डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। धारा दिशा को आसानी से पलटना, यानी स्मूथ कर देता है कम्यूटेशन को। धारा के मान में धीरे धीरे परिवर्तन हो, परिवर्तन में समय अधिक लगे, इंड्यूस ईएमएफ कम होगा, स्पार्किंग कम हो जाती है। स्पार्किंग कम करने का उद्देश्य है ये अपना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों करते हैं। देखिए पोल शू जो होते हैं ना, वो बिल्कुल ठोस होते हैं, जबकि पोल अगर मैं बात करूं फील्ड कोर की तो वो लेमिनेटेड भी हो सकते हैं। वहीं आर्मेचर कोर की यदि हम बात करें तो वो भी लेमिनेटेड होती है। लेकिन जो अपने पोल शू होते हैं वो हमेशा ठोस ही होते हैं। और ठोस होने का मतलब है कि वो चुंबकीय पदार्थ अधिक होती है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होने का मतलब होता है चुंबकीय पथ का रिलक्टेंस कम करना। उद्देश्य क्या है, रिलक्टेंस कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी क्षमता के जनरेटर की जो बॉडी होती है वो किसकी होती है। तो बड़ी क्षमता में कास्ट स्टील की होती है। अब आप कास्ट स्टील का ऑप्शन देख रहे हैं, वो नहीं है। तो कास्ट स्टील जो होता है वो रोल्ड कहलाता है, फोर्जिंग कहलाता है, CRGO बोलते हैं, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड बोलते हैं उनको। रोल्ड स्टील करेंगे डी होगा। छोटी मशीनें हो तो कास्ट आयरन हो जाता। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में स्प्लिटरिंग का क्या कार्य है। क्वेश्चन लगातार वापस आ गया, पहले भी तो यही आया था और उसमें यही था कि एक समान दिशा में धारा को कोलेक्ट करना, जबकि यहाँ पर अपने बी ऑप्शन है इस बार, मेक आउटपुट इन यूनिडायरेक्शन। जो आउटपुट मिलेगा उसको एक दिशीय करना, ये स्प्लिटरिंग का ही काम होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिज ईएमएफ प्रेरित होता है। देखो प्रेरित ईएमएफ दो तरह का होता है, एक डायनेमिक और दूसरा स्टैटिक। जनरेटर एसी हो या डीसी हो, प्रेरित ईएमएफ डायनेमिक कहलाता है। ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में स्टैटिक इंड्यूस ईएमएफ होता है। ईएमएफ कोई भी हो वो हमेशा, जो प्रेरित ईएमएफ होता है वो प्रत्यावर्ती यानी एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही कहलाता है। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आपको एक्स के रूप में जो स्लॉट दिखाया है उस खांचे का उद्देश्य क्या है। देखो मैं तीनों खांचे बताता हूँ आपको। हमें डायग्राम में 3 खांचे दिखाई दे रहे हैं। ये आर्मेचर कोर का एक हिस्सा हमें दिखाया है, ये कहलाते हैं स्लॉट। इनमें आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, चाहे वो लैप वाइंडिंग हो या वेव वाइंडिंग। ये जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं एयर डक्ट, जो कूलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और ये जो होता है ना, इनको बोलते हैं की होल, क्योंकि सॉफ्ट में की के साथ लगाई जाती है ना, ताकि ये डिस्क जो स्टैंपिंग्स बोलते हैं इनको, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की ये स्टैंपिंग है, ये स्टैंपिंग यहाँ से निकल ना जाए, ठीक है ना। तो की होल में फिट करने के लिए इनको अपन लगाते हैं। ए ऑप्शन रहेगा, टू फिक्स की वे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। फील्ड कॉइल फील्ड मैग्नेट बनाने के काम आती है, यानी जब हम इसको डीसी सप्लाई देकर उत्तेजित करें तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र बनाए, चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करें, ध्रुवों को ये उत्तेजित करती है। बड़े जनरेटर में मशीनों में पोल कोर किसकी होती है। देखिए बड़े जनरेटर में जो पोल की कोर होती है वो कास्ट स्टील की होती है। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है, अगर छोटे जनरेटर हो तो कास्ट आयरन की, बड़े में कास्ट स्टील की। बॉडी और पोल के कोर दोनों लगभग एक समान धातु के होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पोल कोर जो होते हैं वो लेमिनेट क्यों करते हैं। देखिए पोल की कोर हमेशा लेमिनेटेड होती है, जबकि पोल शू जो है वो हमेशा ठोस होते हैं। आर्मेचर कोर भी लेमिनेट होती है। लेमिनेट करने का उद्देश्य होता है एडी करंट आने को कम करना। सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए अपन से जनरेटर का प्रकार पूछा गया और ये आप पहले से भी जानते होंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम शंट जनरेटर का यूज़ करते हैं, सीरीज जनरेटर बूस्टर के रूप में, डिफरेंशियल आर्क वेल्डिंग में और क्यूमुलेटिव कंपाउंड में। फ्लैट कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, अंडर और ओवर 3 तरह के होते हैं। ये डिपेंड करते हैं बाहर की डिस्टेंस कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कल भी ये क्वेश्चन आ चुका है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है आर्मेचर रिएक्शन के विचुंबकन प्रभाव को समाप्त करना। सी ऑप्शन रहेगा अपना।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखें। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की वोल्टेज बनाने के लिए 4 शर्तें होती है। सबसे पहली शर्त है फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व हो। दूसरा होता है कि फील्ड का मान उसके क्रांतिक प्रतिरोध से हमेशा कम होना चाहिए, अदरवाइज जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पाएगा। तो अपने सी ऑप्शन रहेगा, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहेगा यदि ऐसा हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन से क्या होगा। आर्मेचर जब रिएक्शन करेगा तो फील्ड फ्लक्स घटने लगता है। जब फील्ड फ्लक्स कमज़ोर होता है तो आउटपुट प्रेरित ईएमएफ जो होता है वो भी कम हो जाता है। बी ऑप्शन की ओर जाना है, आउटपुट में प्रेरित ईएमएफ कम हो जाता है। तो बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन, 50 हो गए। हर दिन 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बने रहिए आप चैनल के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आगे फ्रेंड्स को आप शेयर ज़रूर करें।